Right जी. So here my screen is shared now and there we are. टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने कल पढ़ ली थी. किसी ने अगर मिस किया हो तो परसों क्लास देख लीजिएगा. टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, इसके ऊपर हम क्वेश्चन की फॉर्म में तो करते हैं. क्वेश्चन इज जी, डिस्कस इफ अ फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी. अगर हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरती हैं, ठीक है, तो क्या इकोनॉमी पे अच्छे असरात आते हैं? हमेशा. अप टू 4 वाई बेनिफिशियल, अप टू 4 वाई नॉट बेनिफिशियल, up to 4 for evaluation and 1 mark उसमें conclusion का है. So let's just get on with it after letting Umm Kulsum enter. यही मुझे था कि start नहीं हो पाएगा उस वक्त सही तरह. Right, so let's make a start now. Those who've just joined, Umme and Raya, Assalamu alaikum. Just look at the question now. Discuss if a fall in terms of trade is always beneficial for an economy. Up to 4 marks, why beneficial? Up to 4 marks, why not beneficial? और 4 marks evaluation के हैं कि इन हाई एंड साइड क्या ये बेनिफिशियल है या ज़्यादा नुकसानदेह. 1 मार्क उसमें से कंक्लूजन का हम देंगे एंड पे. ओके, लेट्स कैरी ऑन जी. अदीब, अस्सलाम वालेकुम. लेट्स सी जी. अप टू 4 मार्क्स, व्हाई फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज बेनिफिशियल. जी बेटे, fall in terms of trade means relative prices of exports are less than prices of imports. थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया हमने. Right. So fall in terms of trade means relative price. Walaikum salam bete. Fall in terms of trade means relative prices of exports are less than that of prices of imports. Cheaper exports will increase countries' international competitiveness and demand for exports will rise. Imports will become automatically expensive and demand for them will fall. If demand for exports and imports is elastic, current account will become surplus. किसी बच्चे को ये पहले पैराग्राफ में कोई मसला आ रहा हो? हमने बात की जी, उसने पूछा था क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉल होना इकोनॉमी के लिए हमेशा अच्छा है. तो अप टू 4 में हमने उसकी इस असर्शन को अप होल्ड किया कि यस जी अच्छा है. फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड से मतलब पहले बता दिया रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स आर लेस देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स. इंक्रीजिंग relative price of exports are getting more expensive compared to imports. यूं कर दो. Cheaper exports will increase countries' international competitiveness. डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल राइज. इंपोर्ट्स महंगी लगेंगी, उनकी डिमांड गिरेगी. अगर दोनों की डिमांड इलास्टिक थी तो करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा. अब उसका फायदा बताएंगे जी. इंजेक्शन ऑफ एक्स माइनस एम विल बूस्ट एग्रीगेट डिमांड resulting in economic growth, reduced unemployment, country will experience a rise in GDP. आप ये भी कह सकते हैं cheaper imports will mean cheaper raw materials imported, hence cost of production will fall and cost push inflation will fall. किसी बच्चे को बेनिफिट्स में प्रॉब्लम आ रही हो? अब जी 4 मार्क्स, व्हाई नॉट बेनिफिशियल. फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड में नॉट बी बेनिफिशियल. शॉर्ट रन वाली बात, जेकब वाला इफेक्ट. इफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज इनइलास्टिक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. साल साल के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं, लोग स्टिल इतने स्विच अवे नहीं कर सकेंगे. और हमारी इंपोर्ट्स सस्ती हुई हैं, इतने ज़्यादा डिमांड उनकी हम बढ़ा नहीं सकेंगे. तो वक्ती तौर पे इंपोर्ट्स जो हैं यहाँ सस्ती हुई, हमारी डिमांड नहीं बढ़ा सकेंगे, तो वक्ती तौर पे करंट अकाउंट में गो इनटू डेफिसिट. ठीक है, मसलन हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं सॉरी सस्ती हुई हैं, उनकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी. इंपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड इतनी नहीं गिरेगी. सो करंट अकाउंट में गो इनटू डेफिसिट इन शॉर्ट रन. दिस विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड. वही सारा उल्टा हो जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, जीडीपी विल फॉल. If demand for exports and imports was elastic, aggregate demand will rise, leading to injection of X minus M net exports. This may cause demand pull inflation if aggregate supply cannot increase. किसी बच्चे को दोनों साइड्स में प्रॉब्लम आ रहा हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड के फॉल के बेनिफिट्स में और प्रॉब्लम्स में. दैट्स हार्टनिंग. माशाल्लाह, गुड बच्चास. इवैल्यूएशन जी, बेनिफिशियल कब है कब नहीं है. इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन हमेशा ये कहा करें, स्ट्रेट अवे कंक्लूजन ना बोलें, वरना वो आपको सिर्फ 1 मार्क देने पे मजबूर हो जाएगा कि बच्चे ने सिर्फ कंक्लूड किया. पूरी इवैल्यूएशन के 3 मार्क्स भी लो और फिर कंक्लूड करो एट द एंड. इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, अ फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, आप टीओटी लिख सकते हो कैपिटल में, may be harmful for a country in short run as demand for exports and imports tends to be inelastic and current account deficit increases. However, when J curve effect takes place,
In the long run and Marshall-Lerner condition is met, economy benefits from current account surplus, lower unemployment and higher GDP. कंक्लूजन क्या हुआ जी? शॉर्ट रन में नुकसानदेह है, लॉन्ग रन में फायदेमंद है. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में है और डिस्कस का क्वेश्चन है, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू मेक द जे कर्व. आसान सा है, जे कर्व बना दें. ये वाला ऊपर वाला नहीं, फॉरेन टर्म्स ऑफ ट्रेड में बनाए नीचे वाला जो नेगेटिव से फर्दर डेफिसिट होके फिर सरप्लस में जा रहा है. इससे आपको खुद भी आसानी होगी और 2 मार्क्स आपको सिर्फ जे कर्व सही बना के एक्सप्लेन करने के मिल जाएंगे. सो एवरीबडी क्लियर ऑन द क्वेश्चंस के स्केच? क्योंकि इसके मुझे जितने बच्चों ने नीचे जो होमवर्क मैं भी करवा रहा हूँ जो क्लास में दिया था, जितने बच्चों ने आंसर सबमिट किए थे, देयर वर वीकनेसेस, मेजर वीकनेसेस. तो मुझे बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर हम इसको जल्दी से ठीक कर लें. ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखो जो होमवर्क के तौर में लिखवा है, बोर्ड में लिखा हुआ है, डिस्कस इफ अ राइज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री. उल्टा हो जाएगा सारा कुछ. अब सुने, up to 4 why beneficial, up to 4 why not beneficial, up to 4 evaluation plus 1 conclusion उसके अंदर. Rise in terms of trade means the relative prices of exports are becoming higher than relative prices of imports for a country. Expensive exports, short run में demand will be inelastic. Cheaper imports but short run में demand will be inelastic due to signed contractual obligations. ठीक है, जिसकी वजह से एक दफा एक्सपोर्ट्स महंगी होने के बावजूद इनइलास्टिक डिमांड है, हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा. इंपोर्ट सस्ते होने के बावजूद हम ज्यादा नहीं खरीद सकेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर गिरेगा. लेकिन शॉर्ट रन में हमारा जो करंट अकाउंट है वो फर्दर सरप्लस में चला जाएगा. उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जीडीपी बढ़ेगा, इनकम्स लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे. टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी राइज होने का मतलब है कि इंपोर्ट्स जो है वो सस्ती हुई हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते हुए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी. ये बेनिफिट्स हो गए. किसी को प्रॉब्लम? ये एक बार फिर रीट्रेट कर दूं. अप टू 4 वाई क्लियर है, अप टू 4 वाई नॉट बेनिफिशियल. ओके. In long run, when contracts have expired, demand for exports and imports have become elastic. Rise in terms of trade will mean exports are expensive, their demand will fall. Imports are cheaper, their demand will rise. X minus M part of aggregate demand will fall. Current account will be deficit. Aggregate demand will fall. Unemployment will rise. GDP will fall. Economic growth will stall. Living standards will fall. At the same time, लॉन्ग रन में बिकॉज हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड राइज हुई थी, क्या उसको बोलते हैं, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का सारा बता दिया, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर भी आप बता सकते हो साथ में. इवैल्यूएशन जी, as discussed above, rise in terms of trade is beneficial for a country in short run as demand for exports and imports tends to be inelastic. Current account goes into further surplus, creating jobs and higher GDP. However, once Marshall-Lerner condition is met, that is joint sum of elasticity for exports and imports is greater than 1, and contracts have expired, demand has become elastic, then our current account will go into deficit and unemployment will occur, GDP will fall, economy will suffer. So to conclude, in short run, rise in terms of trade is good, but in long run, it's harmful. जी मेरे बच्चों, any question, any confusion? सुपर्ब. मैं एक थोड़ा सा देख लूँ कौन कौन सा बच्चा, ताकि बीच में अगर मैंने पूछना हो तो मैं थोड़ा सा चले, मैंने कुछ बच्चों को देख लिया. लेट्स नाउ गो ऑन टू, किधर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर सेक्शन ए. इस पे लाजमी ट्रेड बैलेंस वाला की बात वो करता है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस मींस इनफ्लोज और आउटफ्लोज का बैलेंस. महिरा आप जरा फोकस रखिएगा, सुबह भी हम बात कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आपको कंफ्यूज कर रहा था, दिस शुड बी वेरी क्लैरिफाइंग इंशाल्लाह. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है जी? इट्स अ record of money inflows from exports, investments, etc., and outflows for imports, investments, etc., for a country over a year. एक कंट्री के अंदर जितना एक्सपोर्ट्स के जरिए या इन्वेस्टमेंट या वैसे ही रिमिटेंसेस वगैरह के थ्रू पैसा आ रहा है, और जितना बाहर जा रहा है इंपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, उसके बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. सिर्फ एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है. जितना एक एक पैसा लीगल चैनल से मुल्क में आ रहा है,
वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एक एक पैसा जो लीगल चैनल से बाहर जा रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बैलेंस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ऑलराइटी, अब मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछता हूँ। लेट्स सी, महिरा, अगर हमारा इनफ्लोज ज्यादा है बेटे एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से और इनफ्लोज से कंपेयर टू आउटफ्लोज, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, सरप्लस या डेफिसिट? सरप्लस। सरप्लस, समझ आ गई ना? इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, ठीक है। मुल्क में पैसा ज्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अकाउंट, जिसपे वो मेनली टेस्ट करेगा आपको। करंट अकाउंट क्यों उसको बोलते हैं? इसमें बार बार करंटली होने वाली मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर 4 सेक्शन, और ये आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, उनके नाम, उनका बिहेवियर। ट्रेड इन गुड्स, वी रिकॉर्ड द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स, यानी सर्विसेज में नहीं है, सिर्फ गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान सेल्स स्वेटर्स टू यूके फॉर $10,000। जो मेरा बेटा इनफ्लो होगा, स्वेटर्स बाहर गए हैं उसको छोड़ो, पैसा मुल्क में हमने पैसा रिकॉर्ड करना है, $10,000 का हमने क्रेडिट कर दिया। और जो पैसा मुल्क से बाहर जाएगा हम डेबिट कर देंगे। दूसरी एग्जांपल दीजिएगा, मैं दे रहा हूं आपको, आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिंपल बताना है। अगर उसका मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको 1 मिनट बाद। पाकिस्तान बाइज कार्स फ्रॉम जापान फॉर $20,000, तो मुल्क से पैसा बाहर गया, हमने डेबिट कर दिया। डेबिट को एक्सपेंसेस को डेबिट करें, इनकम को क्रेडिट करें। बैलेंस क्या हो गया जी? 10,000 इनफ्लोज थी, आउटफ्लोज 20,000, तो करंट अकाउंट का ट्रेड इन गुड सेक्शन $10,000 से डेफिसिट है। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो? सर ये एक दफा रिपीट कर दें। ये बेटे देखो, ट्रेड इन गुड्स क्या है? हम गुड्स बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करते हैं और उनसे खरीदते भी हैं। उनकी आउटफ्लोज इनफ्लोज का जो बैलेंस है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के थ्रू, उसको हम ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस बोलते हैं। पाकिस्तान ने $10,000 के स्वेटर बेचे थे यूके को, पैसा मुल्क में आया, हमने क्रेडिट कर दिए $10,000। पाकिस्तान ने जापान से 20,000 की गाड़ियां खरीदी थी, हमने 20,000 बाहर गए, डेबिट कर दिया। बैलेंस क्या हो गया? 10,000 डेफिसिट। 20,000 मुल्क से बाहर गया, आउटफ्लोज, और 10,000 सिर्फ मुल्क के अंदर आया, नेगेटिव बैलेंस, 10,000 डेफिसिट। मुनीब क्लियर? एनीवन एल्स जी? दूसरा हिस्सा, ट्रेड इन सर्विसेज। We record the inflows and outflows from exports and imports of services now, intangible items, education, transportation, banking वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एक स्टूडेंट यूके यूनिवर्सिटी में गया, मुल्क से पैसा बाहर गया $20,000, हमने डेबिट कर दिया। एग्जाम्पल दिया, सिर्फ खुद बनाया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तानी बैंक की सर्विसेज यूज की किसी अमेरिकन ने, $15,000 आपके मुल्क में, हमने क्रेडिट कर दिया। इसका बैलेंस है $5,000। मुझे आप में से कोई बता सकेगा इस वक्त हमारे टोटल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है? 5,000। टोटल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सेक्शन का मिला के 15,000। 15,000 क्या है मेरा बेटा? डेफिसिट है 15,000 से। समझ आ गया? अब यहां पे मैं आपको एक सेक्शन ए का कॉमन क्वेश्चन देता हूं जो बच्चे गलत कर जाते हैं। वो आपको कहे एक डेटा दिया हो इस तरह का कि करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इज डेफिसिट बाय लेट्स से $23,000 मिलियन, $23 बिलियन, but total current account deficit is just 3,000 billion deficit। क्या रीजन हो सकती है? कैन वन ऑफ यू सॉल्व इट? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का जो बैलेंस, इनकम और सेकेंडरी इनकम में वहां से इनफ्लोज आता है। बिल्कुल वहां सरप्लसेस चल रहे हैं जो इस डेफिसिट को रिड्यूस कर रहा है। समझ आ गया? सबको समझ आ गया बच्चों? वेरी वेल डन हुएवर डिड इट। जी, सबको समझ आ गया? Sir, could you repeat this यस point मेरा फिर बेटा, से? यस मेरा बेटा। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा 2 और अकाउंट भी हैं, सेक्शन भी है, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम्स। ठीक है, उससे भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रही हैं। अगर हमारा ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस डेफिसिट में है और टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो सरप्लस में, तो उसका क्या मतलब है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स में आउटफ्लोज इतनी ज्यादा है, सरप्लस इतने ज्यादा है कि उन्होंने इस डेफिसिट को आउटवे करके टोटल अकाउंट को सरप्लस कर दिया। गॉट इट बच्चे?
Yes, sir. नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्राइमरी इनकम्स। इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं? ये अर्नड इनकम्स है। वी रिकॉर्ड द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर अर्नड इनकम्स। मसलन रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टीज ओवरसीज बाय पाकिस्तानीज, wages sent in to Pakistan by overseas Pakistani workers, interest on saving in overseas banks, profit from uh, investment in overseas companies। समझ आ गई बात बच्चों? अब अगर वो आपको एग्जाम में कहता है गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इनकम्स, तो या तो डेफिनेशन दे दो। We will record the inflows outflows from rewards of factors of production in and out of the country such as rent from overseas, या खाली ये दे दोगे rent from overseas properties, wages from workers working overseas, interest from savings in overseas banks। ऐसा लगना चाहिए कि पैसा बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है, समझ रहे हो? वरना वो आपको मार्क नहीं देगा। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? सर आपने एग्जांपल बताई, डेफिनेशन जरा दोबारा बता दें। बेटे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उनके रिवॉर्ड्स हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, यानी गोरे यहाँ से अर्न करके लेके जा रहे हैं, श्रीलंकन यहाँ के लेके अर्न करके जा रहे हैं, वो हम डेबिट करते जाएंगे। पाकिस्तानी जो अर्न करके पाकिस्तान में ला रहे हैं, उसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। अदन समझ आई बात कि नहीं? यस सर। ओके। अब इसका बैलेंस मैंने सरप्लस कर दिया 20,000 से, क्योंकि पाकिस्तान में रिमिटेंसेस बहुत आती हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह हमें बहुत ज़्यादा आता है बाहर से। पाकिस्तान मेनली कायम ही नहीं रिमिटेंसेस पे है। सो ये $20,000 हमारा सरप्लस हो गया। ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट अब 15,000 डेफिसिट था, अब 5,000 सरप्लस हो गया। तो समझ सकते हो ना कैसे डेफिसिट को आउटवे करके सरप्लस में बदला है? सर 20,000 माइनस 15,000। यस एब्सोल्युटली, शाबाश। लास्ट है जी सेकेंडरी इनकम्स। ये हैं जी अनअर्न्ड इनकम्स। एग्जांपल गिफ्ट्स ऑफ कैश। मुनीब आप कल को पढ़ने जाओ, आपके फादर यूके की यूनिवर्सिटी को जो फी देंगे वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? मुझे बताओ जरा 3 मार्क्स के लिए। सर वो ट्रेड ऑफ सर्विस पे करेंगे। और एज व्हाट करोगे? सर एज अ सर डेबिट करेंगे। बहुत अच्छे। आपके 2 मार्क्स हुए। 1 मार्क और कहाँ से मिस हुआ? वी विल रिकॉर्ड इट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज सेक्शन एज अ डेबिट या आउटफ्लो। समझ गए हो? यस सर। अब इसमें देखो अनअर्न्ड इनकम्स। आपके फादर ने मुनीब आपको पहले तो यूनिवर्सिटी की फी भेजी थी, अब उन्होंने आपको 1,000 पाउंड कैश भेज दिया कि मेरा बच्चा वहां तंग ना सर हो। ये सेकेंडरी इनकम में है। सेकेंडरी इनकम्स में अनअर्न्ड, ना कोई गुड या सर्विस बनी है बदले में, ना कोई प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं है, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे सेकेंडरी इनकम्स में। ये अनअर्न्ड हैं, जस्ट ट्रांसफर हो रही हैं। गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी बिटवीन गवर्नमेंट्स ओवरसीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसीज एटसेट्रा, इसके बैलेंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनकम्स बैलेंस। पहले वाले को हमने इनकम्स बैलेंस बोला था, प्राइमरी वालों को करंट अकाउंट का बैलेंस। अब जब सब मिलाया तो 10,000 पाकिस्तान का इस फिक्टिशियस अकाउंट में सरप्लस हो गया। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, लेट मी जस्ट फॉर माय ओन कंफर्मेशन कुछ बच्चों से पूछ लूं। लेट्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अदन आपसे। चौधरी साहब मुझे बताएं, पाकिस्तान ने स्वेटर्स बेचे हैं यूके को $10,000 के, ये हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे और कैसे? पूरी डिटेल बताना 3 मार्क्स के लिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वी विल रिकॉर्ड इट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। अब अपने सही सेक्शन ढूंढना है और डेबिट क्रेडिट बताना है। पाकिस्तान ने 10,000 के स्वेटर बेचे हैं यूके को। सर ट्रेड इन गुड्स में लिखेंगे। पहला स्टेप कहाँ गया? पहला क्रेडिट स्टेप साइड। कहाँ गया? इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। फिर सर इन बताओ। बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट ट्रेड इन गुड्स एंड क्रेडिट साइड। शाबाश, वेल डन ऑल थ्री। महिरा, महिरा पाकिस्तान ने जो स्वेटर्स बेचे थे उनके लिए शिप्स यूज किए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फ्रेंच कंपनी के। ठीक है, पाकिस्तान सोल्ड $10,000 वर्थ ऑफ स्वेटर्स, वो एंट्री अदन ने करवा दी। बट दे यूज्ड फ्रेंच शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम एंड पेड $3,000। पूरा 3 मार्क्स के लिए मेरा बेटा बताओ कैसे रिकॉर्ड करोगे? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में ट्रेड इन सर्विसेज में क्रेडिट होगा। करंट सर्विसेज में डेबिट।
डेबिट होगा क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। महिरा गॉट इट? ओके सर। नहीं समझ आया कि नहीं, बताओ मुझे। नहीं सर, आ गया। गुड। लेट्स गो टू राया। राया बेटे मुझे बताओ, uh, किसी पाकिस्तानी वर्कर ने अपनी फैमिली को वापस $10,000 भेजे हैं, ये हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, शाबाश। प्राइमरी इनकम, एज अ एज अ wages क्रेडिट। received from overseas, as wages received from overseas। समझ आ गया? यस सर। ये वेजेस में फॉल कर रहा है। शाबाश। आई थिंक यू गाइस हैव ऑल अंडरस्टूड इट। आखिरी एंट्री करवा रहा हूँ, मुनीब से बहुत बातें कर चुका हूँ मैं, अदीब से कर लेते हैं। अदीब, पाकिस्तान गवर्नमेंट को किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने चैरिटी भेजी है, एड भेजी है, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकेंडरी इनकम, क्रेडिट इनफ्लो। शाबाश। बस करंट अकाउंट का वर्ड आप भूल गए थे, गुड इनफ, दैट्स ऑल गुड। ये हो गया जी हमारा करंट अकाउंट। सो मेरे ख्याल में करंट अकाउंट का इशू अब नहीं होना चाहिए आपको। थोड़ा सा आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता दूं, उसने कहा है जी बिटवीन 2014 एंड 16 पाकिस्तान का डेटा से देखो व्हाट हैपेंड टू द करंट अकाउंट। 2014 में उसने कहा जी 12,000 डेफिसिट है, 2015 में 8,000 डेफिसिट है, 2016 में 4,000 डेफिसिट है। कोई बच्चा मुझे बताएं, उम्मे कुलसूम आप बता दें, 2 मार्क्स के लिए आप क्या लिखोगे? सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। उसने कहा जी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, ठीक है, और ऊपर फिगर्स में बताया हुआ है जी 2014 में 12,000 का डेफिसिट है, 2015 में 8,000 का, और 2016 में जस्ट 4,000 का डेफिसिट है। 2 मार्क्स के लिए क्या लिखोगे? सर ये इम्प्रूव होता जा रहा है। 0 मार्क्स। 0 मार्क्स। सर डेफिसिट है पर कम होता जा रहा है। यस, दैट इज द वर्ड यू वांट टू यूज। उम्मे समझ रहे हो? डेफिसिट जी। डिक्लाइंड या डेफिसिट डिक्रीज्ड। डेफिसिट इंप्रूव का मतलब है कि और बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है एक चीज का बेहतर होना। कुछ समझ रहे हो? इट साउंड्स राइट इन आवर माइंड इन लिटरल सेंस, लेकिन इकोनॉमिक्स इज वेरी मैथमेटिकल हियर। ये एक अकाउंट है, मॉनेटरी फिगर्स है, हम डेफिसिट इंक्रीज या डिक्रीज कह सकते हैं। समझ आ गई बच्चे? ठीक है सर, बट करंट अकाउंट क्या है हमारा? अभी भी वर्सन ही है। डेफिसिट में है तो अब एक डेफिसिट डिक्रीज, 2 मार्क्स सीधे सीधे। अगर आपको ठीक है। कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो उसको फिगर्स भी दे दो। द डेफिसिट डिक्रीज फ्रॉम $12,000 टू जस्ट $4,000। देयर वाज अ फॉल इन डेफिसिट ऑफ $8,000। मजीद अपने आप को तसल्ली दे दो, लेकिन मार्क क्या है? मार्क स्कीम इज वेरी क्लियर, डेफिसिट डिक्रीज्ड। राइट? ठीक है। अच्छा, अब मैं किसी और बच्चे से पूछता हूं जिससे मेरी बात नहीं, हुसैन भट्ट। हुसैन भट्ट मुझे बताएं, 2 सालों का वो कह रहा है, 2017 में पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट जो है वो कह रहा है कि जी $10 बिलियन डेफिसिट था। 2018 में डेफिसिट बताया उसने $10.7 बिलियन। हुसैन बट 2 मार्क्स के लिए, व्हाट हैपेंड टू पापुआ न्यू गिनीज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट बिटवीन 17 एंड 18? हुसैन क्या लिखेंगे? 2017 में डेफिसिट था 10 बिलियन, 2018 में डेफिसिट है 10.7 बिलियन। हुसैन डोंट डू दैट, आवाज निकालो अपनी, शाबाश जल्दी से। गलत भी हो गया कोई मसला नहीं। सर मैं बता दूं? उनमें आप बता दो चलो। The deficit has increased from डेफिसिट हैज 0.7 इंक्रीज्ड बाय 0.7 बिलियन, अगर लिखना तो वो भी लिख लो। समझ आ गया? दिस इज हाउ यू गोना गेट दीज टू वेरी इजी मार्क्स। डू नॉट लूज देम बाय यूजिंग टर्म्स लाइक improved, worsened, better, worse, नो, जस्ट इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है? ओके जी। हुसैन आपका माइक नहीं चल रहा, व्हाट्स हैपनिंग? चले कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं, बहुत अनइंपॉर्टेंट अकाउंट है, मैं जल्दी से रश करके समझाता हूं। इसमें वन टाइम ट्रांजैक्शन हैं जब ओनरशिप चेंज हो रही है, ठीक है, ऑफ नॉन फाइनेंशियल नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स। इट रिकॉर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ नॉन फाइनेंशियल नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स बिटवीन सिटीजंस ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मसलन स्पेनिश एम्बेसी ने प्लॉट लिया
इस्लामाबाद में टू मेक देयर एम्बेसी। अब ओनरशिप चेंज हुई है पाकिस्तानी किसी सिटीजन के नाम से हटके स्पेनिश एम्बेसी के नाम पे। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कब कैपिटल अकाउंट में एज अ क्रेडिट, क्योंकि मुल्क में पैसा आया। नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आर लाइक लैंड, लाइक ये जो आपके होते हैं ट्रेडमार्क्स, लोगोज, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये चीजें, तीन चीजें इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं मेनली। इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ मनी। मैं एक ज़माने में कनाडा की इमिग्रेशन लेके पाकिस्तान से चला गया था, एमिग्रेट कर गया था। जो पैसा मैं लेके गया था लीगल चैनल से, वो कैसे रिकॉर्ड होगा जी? कैपिटल अकाउंट में एज अ डेबिट अंडर इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, परमानेंट ट्रांसफर। इसी तरह किसी पाकिस्तानी कंपनी ने मैकडोनल्ड्स का, बर्गर किंग का कॉपीराइट्स, पेटेंट, लोगो खरीदा, मुल्क से पैसा गया, हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट का लोन किसी ने माफ किया, हम क्रेडिट कर देंगे। हमने किसी गवर्नमेंट का लोन बाहर का माफ किया तो हम डेबिट कर देंगे। बहुत आसान सा अकाउंट है, बेसिक तीन चीजें। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम, सिर्फ जब ओनरशिप चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑल गुड जी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, अनदर इंपॉर्टेंट अकाउंट। अक्सर कंट्रीज में करंट अकाउंट इज द बिगेस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज द सेकंड बिगेस्ट। फाइनेंशियल अकाउंट क्या है जी? इट रिकॉर्ड्स वन टाइम मेजर ट्रांजैक्शंस, और इसके भी चार सेक्शंस हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, इनका लिंक है करंट अकाउंट से। पहला सेक्शन है डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स, इसको एफडीआईज भी बोलते हैं, ये आप लोग नोट कर लें अपने नोट्स पे या कॉपी में कहीं। डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम्पल, होंडा इन पाकिस्तान, पाकिस्तान टोबैको कंपनी इन मलेशिया। मल्टी नेशनल्स का पैसा है बेसिकली ये। होंडा जब पाकिस्तान आया होगा, उन्होंने ज़मीनें खरीदी होंगी, फैक्ट्री बनाई होगी, काफ़ी खर्चा किया होगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इनफ्लोज हुई, हमने एफडीआईज में, डायरेक्ट इनवर्ड इन्वेस्टमेंट में उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसका लिंक करंट अकाउंट से देखो। प्रॉफिट सेंट एंड रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट प्राइमरी इनकम सेक्शन प्रॉफिट हेड। होंडा जब आया, हमने फाइनेंशियल अकाउंट में एफडीआईज में, डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स में क्रेडिट कर दिया। लेट्स से होंडा ने 50 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट किया, हमने क्रेडिट कर दिया। उसका प्रॉफिट होंडा ने 2 करोड़ साल के बाद भेजा वापस जापान, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम्स में, प्रॉफिट के सेक्शन के आगे एज अ डेबिट, मुल्क से पैसा बाहर किया। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस बेटे? श्योर बेटे। पाकिस्तान टोबैको कंपनी, इसकी मलेशिया में ब्रांच है, ये बेंसन हेजेस वगैरह जो बनाते हैं। तो पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने मलेशिया में एक प्लांट लगाया, पैसा मुल्क से बाहर गया, हमने डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट में यानी एफडीआईज के सेक्शन में फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट कर दिया। जब पीटीसी प्रॉफिट वापस भेजेगा बेटे, तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन है? करंट अकाउंट का प्राइमरी इनकम, उसमें क्रेडिट कर दिया। समझ आ गया ना? यस सर। एक्सीलेंट। एनीवन हु स्ट्रगलिंग? ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडवांस बात बता रहा हूँ। अगर हमारा फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस है, यानी बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही है मल्टीनेशनल्स की, तो याद रखना फ्यूचर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि कल को प्रॉफिट्स वगैरह बाहर जाएंगे। बात समझ आ गई? हेलो, बच्चों, कैन यू हेयर मी? मेरी अपना एकदम से लाइट गई है यहाँ पे, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके, ग्रेट यस ग्रेट। सर। जी आई सर। होप माई जी सर। चार्जर कीप्स वर्किंग, बिकॉज मुझे परेशानी हो रही है कि लाइट चली गई, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। यहाँ बैरियर में जाती नहीं, तो हम लोगों ने वो भी नहीं रखे हुए, यूपीएस वगैरह। राइट जी। सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इकोनॉमिक्स में पोर्टफोलियो बोलते हैं सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट को तो पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बेचती हैं। जब भी कोई शेयर्स खरीदे या बेचे जाएंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के हेड में। पाकिस्तानी सिटीजन ने लेट्स से जनरल मोटर्स के शेयर खरीदे, मुल्क से पैसा बाहर गया, हमने फाइनेंशियल अकाउंट के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दिया। अब जब जनरल मोटर्स डिविडेंड भेजेगी, प्रॉफिट भेजेगी पाकिस्तानी बंदे को जिसने शेयर्स लिए थे, हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? एनीवन? करंट अकाउंट प्राइमरी इनकम क्रेडिट।
यस, करंट अकाउंट प्राइमरी इनकम एज अ क्रेडिट। शाबाश शायान, आप थे? यस, साद आप थे। आई थिंक इट वाज साद। वेल डन। साथ था लेकिन मुझे भी पता था। वेरी वेल डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला हिस्सा डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट एफडीआईज, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी शेयर्स की सेल एंड परचेज। फिर आ गया जी, लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड एंड सेंट आर रिकॉर्डेड इन प्राइमरी इनकम अंडर प्रॉफिट हेड। अदर फाइनेंशियल फ्लोज, ये है जी हॉट मनी, जो स्पेकुलेटर्स का पैसा है। द मनी सेव्ड इन फॉरेन बैंक्स बाय डोमेस्टिक सिटीजंस एंड बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक बैंक्स। Interest received and sent on these savings will be recorded in current account, primary incomes under the head of interest. पाकिस्तानी एक आदमी ने स्विस बैंक में 10 लाख डॉलर का अकाउंट खोला। उसको जब साल बाद लेट्स से 1 लाख डॉलर आया प्रॉफिट, इंटरेस्ट आया, हमने करंट अकाउंट में प्राइमरी इनकम्स में इंटरेस्ट के हेड के सामने क्रेडिट कर दिया। तो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, प्राइमरी इनकम सेक्शन का। एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड हियर? आखिरी पार्ट जी, रिजर्व्स एंट्री। रिजर्व्स आर, जिसको ट्रेजरी बोलते हैं कंट्री की, खजाना। मसलन पाकिस्तान के पास भी है ये, दुनिया भर के कंट्रीज के पास। कंट्री के रिजर्व्स तीन चीजों से मिलके बनते हैं: फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, आईएमएफ के ड्रॉइंग राइट्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं जी? डॉलर, पाउंड, यूरोज, मार्क्स, जो भी करेंसीज हमारे पास पड़ी सेंट्रल बैंक के पास। गोल्ड के वो बड़ी बड़ी ईंटें, बलियंस होते हैं, ठीक है। आईएमएफ ड्रॉइंग राइट्स जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर चुके हैं सारे, यानी आईएमएफ से हम कितना और ड्रॉ कर सकते हैं कर्जा। अब यहां पे हम रिजर्व एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट मिला के डेफिसिट में है, आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज, तो हम इन रिजर्व को यूज करेंगे और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर कर देंगे। यानी रिजर्व में से पैसा निकाल के क्रेडिट एंट्री डाल के हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करेंगे। इसको बैलेंस शीट की तरह बराबर करना होता है अकाउंट्स में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस है तो हम रिजर्व्स में पैसा डाल देंगे। जो एक्सेस पैसा मुल्क में इनफ्लो हो रहा है वो हम रिजर्व्स में डाल देंगे। सो एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो तो रिजर्व्स बढ़ते हैं, डेफिसिट हो तो रिजर्व्स कम होते हैं। एनीवन स्ट्रगलिंग हियर? ओके, लास्ट इज जी बैलेंसिंग एंट्री। सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करते। श्योर मेरा बेटा, श्योर। अदन देखो, हमने किया फाइनेंशियल अकाउंट के तीन हिस्से: डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स एफडीआईज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदे बेचे, उसका पैसा जो मुल्क से बाहर अंदर गया, फिर उसका डिविडेंड प्रॉफिट वगैरह हमने करंट अकाउंट में ट्रीट किए। अदर फाइनेंशियल फ्लोज, फॉरेनर्स ने हमारे बैंक में सेव किया, हमने क्रेडिट कर दिया। जब इंटरेस्ट किया तो हमने प्राइमरी इनकम्स में डेबिट कर दिया, प्रॉफिट किया इंटरेस्ट के आगे। अब आखिरी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट में हम डालते हैं रिजर्व्स एंट्री। अगर पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट की इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज्यादा है, वो सारा डेफिसिट में है, तो हमने उसको बैलेंस करना है। कैसे? अपने रिजर्व्स में से पैसे उठा के क्रेडिट एंट्री करके उसको बराबर कर देना है। और अगर सरप्लस में है तो हम इस सरप्लस को उठा के रिजर्व्स में डाल देंगे, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर देंगे। समझ आ गई अदन या नहीं? यस सर। या आखिरी जी, अब अगर सारी इस एफर्ट के बाद भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट है, कुछ थोड़ी सी अमाउंट डिसइक्विलिब्रियम है, कोई 10-20 हज़ार डॉलर, सॉरी 10-20 मिलियन डॉलर इधर उधर है, तो हम कहेंगे जी ये ह्यूमन एरर हो गया। वी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एरर्स एंड ओमिशंस, और अकाउंट को सस्पेंस एंट्री डाल के बैलेंस कर देते हैं। समझ आ गया? यानी सारा हिसाब करने के बावजूद जब हमें समझ ना आए तो अकाउंट्स में हम सस्पेंस अकाउंट में उसको एंट्री कर देते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जी इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस मिस हो गई हैं या पुराने पीरियड में थी अभी तक उसके पैसे नहीं आए, जो भी चक्कर है, हमने उसको बैलेंस कर दिया बैलेंसिंग एंट्री डाल के। एनी प्रॉब्लम जी? नो सर। ओके, वंडरफुल। लेट्स मूव ऑन टू करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड प्रॉब्लम्स, डेफिसिट प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स। अगर एक कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट में है, यानी इनफ्लोज आर लेस देन लेस देन आउटफ्लोज, मुल्क से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है और मुल्क में कम आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है जी? डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट मींस मोर आउटफ्लोज देन इनफ्लोज। X minus M component of aggregate demand will fall. This will reduce aggregate demand and unemployment will rise.
economic growth will fall due to reduced money supply in the country. हमारा x माइनस एम करंट अकाउंट जब डेफिसिट में जाता है, मुल्क में पैसा कम आता है, एग्रीगेट डिमांड का एक हिस्सा है ये, तो एग्रीगेट डिमांड गिरती है, उससे हमारी रिसेशनरी कैफियत आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जीडीपी वगैरह कम हो जाता है. नेक्स्ट जी, करेंसी विल डेप्रिशिएट. डेफिसिट, यहां महिरा आपसे मैं जरा बात कर रहा हूं, आपको सुबह जो कंफ्यूजन थी, करेंसी क्यों डेप्रिशिएट होगी? हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है इसलिए इनफ्लोज कम है, इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा है इसलिए आउटफ्लोज ज्यादा है, तो हमारी करेंसी की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है इंपोर्ट्स के लिए. एज अ रिजल्ट करेंसी डेप्रिशिएट होगी. Mahira, are you with me? Are you understanding it now? यस सर. Excellent. अब उसके रिजल्ट में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वगैरह महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मुल्क में आएगी. लास्ट प्रॉब्लम जी, ए डेफिसिट लार्ज इनफ दैट मेक्स द करंट अकाउंट का डेफिसिट इतना बड़ा था दैट इट मेक्स द होल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, उससे गवर्नमेंट के रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने बैलेंस करना है इसको, डेफिसिट को. गवर्नमेंट के रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे, हत्ता कि शायद वो खत्म हो जाएं. जैसे कुछ अर्सा पहले श्रीलंका ने बोला है कि हम इस वक्त इंसॉल्वेंट हैं, हमारे पास आईएमएफ के पैसे देने के लिए रिजर्व्स नहीं है. तो बेसिकली ऐसा भी होता है कंट्री के साथ. तो इसको बोलते हैं लास्ट प्रॉब्लम उसकी, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा अगर डेफिसिट हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आपके रिजर्व्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, एक हत्ता कि कंट्री इंसॉल्वेंट हो सकता है. सो तीन प्रॉब्लम्स जो करंट अकाउंट डेफिसिट की थी. इनफ्लोज कम है आउटफ्लोज से, एज अ रिजल्ट एक्स माइनस एम गिरा, एग्रीगेट डिमांड गिरी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, मनी सप्लाई कम हुई मुल्क में. एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रीशिएट हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड कम थी, इंपोर्ट्स की ज्यादा थी, तो करेंसी की डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, वो नीचे हो गई. उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ गया जी, डेफिसिट अगर इतना बड़ा था करंट अकाउंट का कि पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, करंट कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट को मिलके उसने डेफिसिट कर दिया, गवर्नमेंट को रिजर्व से उठा उठा के पैसे बैलेंस करना पड़ेगा, रिजर्व खत्म होना शुरू हो जाएंगे, हत्ता कि हमारे कंट्री इंसॉल्वेंट भी हो सकता है. बेनिफिट्स क्या है जी? हर बुरी चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं. सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड विल रिड्यूस, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारी कम हो जाएगी. ठीक है ना, एक्स माइनस एम गिरा, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये महंगाई कम हुई. जब भी इकोनॉमिक्स में हम कोई बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का रेफरेंस बहुत सूटेबल है. थोड़े अरसे की प्रॉब्लम परेशान नहीं करती. मसलन अगर आज मुझे बुखार हुआ और सुबह ठीक हो गया, नो वरीज. हाँ, अगर बुखार हो और महीने चले तो फिर परेशानी की बात है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी. सो डेफिसिट अगर शॉर्ट टर्म है फॉर अ ईयर और टू and not large enough to make balance of payment overall deficit, there is no major concern. Secondly जी, अगर इकोनॉमी में क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया करंट अकाउंट, हम इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर रहे थे, उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करने पड़े. ये शॉर्ट टर्म डेफिसिट कोई मसला नहीं है. लॉन्ग टर्म में हमारे पास इतनी मशीनरी और प्लांट्स वगैरह हो जाएंगे कि हम बहुत सारी एक्सपोर्ट्स करके वापस सरप्लस में आ सकते हैं. एनीवन जी, एनी कंफ्यूजन? ओके, ऑसम. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई क्वेश्चन? ओके. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट के सरप्लस, प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स, वही उल्टा हो जाएगा. सरप्लस मींस एक्स माइनस एम पार्ट में बूस्ट आएगा, इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ेगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा, कम होगी, लोकल इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करेंगी. एक्स माइनस एम का इंजेक्शन मींस एग्रीगेट डिमांड का इंजेक्शन मींस इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट लो, जीडीपी ज्यादा. एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट होगा क्योंकि जारी बात है इनफ्लो ज्यादा क्यों है, एक्सपोर्ट ज्यादा बिक रही है, आउटफ्लो ज्यादा कम क्यों है, इंपोर्ट्स कम कर रहे हो, तो करेंसी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है वर्ल्ड में. एज अ रिजल्ट हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो अप्रिशिएट होगा, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, डिमांड पुल के साथ साथ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम. अक्सर जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां, बहुत सारा सामान हम बाहर से मंगवाते हैं. सो दैट्स दैट. लास्टली जी, प्रॉब्लम्स ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस, एक्स माइनस एम में बूस्ट आया, अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी डिमांड के साथ साथ, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आई. एक कंट्री का सरप्लस इज अ डेफिसिट ऑफ अनदर, दूसरे कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे, हम पे प्रोटेक्शनिज्म लगाएंगे, टैरिफ कोटास वगैरह, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगी. अगर सरप्लस शॉर्ट टर्म था तो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, इतना स्मॉल सरप्लस था कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस नहीं कर सका, रिजर्व्स विल नॉट इंक्रीज. एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस हियर? सर ये आपने बेनिफिट ट्रेड वाला जो बताया सर, ये प्रॉब्लम नहीं है? हाउ?
प्रॉब्लम्स में लिखता है ना बेटे, ये सारी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं हम। सर नहीं ये ठीक है। हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अपना डेफिसिट ऑफ वन कंट्री इज सरप्लस ऑफ वन कंट्री इज डेफिसिट ऑफ अनदर, हम पे रिटेलिएशन आएगी, ये भी प्रॉब्लम है। और आखिर में समझ गया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सारा सरप्लस नहीं हो रहा तो इतना बेनिफिट नहीं होगा, रिजर्व्स नहीं पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सर ये जो लिविंग स्टैंडर्ड में आपने लिखा है कि हाई क्वालिटी इंपोर्ट करेंगे, पर सर ये लॉन्ग रन में डिसएडवांटेज नहीं बनेगा? देखो हर चीज के इकोनॉमिक्स में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स है, तो इतना ज्यादा ना सोचो, जस्ट कीप इट सिंपल। अगर इस वक्त हम ज्यादा इंपोर्ट्स करें, लिविंग स्टैंडर्ड तो 100% बेहतर हो रहे हैं ना, बेहतर गाड़ियां, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतर फर्नीचर, हर चीज है, तो लिविंग स्टैंडर्ड तो 100% बेहतर हो रहे हैं। यस, वी रिलाइंग ऑन इंपोर्ट्स और कल को डेफिसिट होएगा, बट यू गेट द पॉइंट कि बेनिफिट तो बन रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, बताएं बच्चों, ऑल क्लियर? सर थर्ड पॉइंट अगेन, देखो बेटे, पहले हमने क्या कहा था, डेफिसिट अगर शॉर्ट टर्म हो तो परेशानी की बात नहीं है, डेफिसिट इतना छोटा हो कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट नहीं कर रहा तब भी कोई परेशानी नहीं है। उसी का उल्टा सरप्लस शॉर्ट टर्म है, 1-2 साल के लिए सरप्लस हुआ और इतना थोड़ा सरप्लस था करंट अकाउंट का कि उसने ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी सरप्लस नहीं किया, रिजर्व्स में इजाफा नहीं आया, कोई खास बेनिफिट नहीं आया। ठीक है ना? यस। अब मेरे बच्चों, लास्ट चैप्टर जिस पे आप लोग काफी मुझे बोलते रहे स्कूल्स में कि पॉलिसीज दोबारा करा दें, वो समझ नहीं आ रहा, तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, वी माइट एक्सटेंड द क्लास टू लाइक 20 मिनट्स। यू आर ऑल रेडी फॉर दैट? जल्दी से पॉलिसीज करवा दूं? जी सर। चले, गुड। अब मुझे बताइए आप लोग, मैं बिफोर आई ओपन द डॉक्यूमेंट, मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक कंट्री की क्या होती है? माइक्रो नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हसान, आप बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट, शाबाश जी। हाई इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी तो एम है ना, हाई इन्फ्लेशन। और जी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है या लो ग्रोथ है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, ये 4 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो, ठीक है, इसी तरह आपका, ये बच्चे छोड़ना शुरू हो गए क्लास, आई डोंट नो, मे बी दे थिंक के पॉलिसीज आती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो और प्राइसेस अनस्टेबल हैं, यानी महंगाई हो रही है। ये सारा 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब इनके लिए हमारे पास 4 एम्स बन गए गवर्नमेंट के मेन: इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना, सस्टेनेबल, जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो उसके; अनएम्प्लॉयमेंट कम करके फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना, अपने पीपीसी के पास तरीन पहुंचना; इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, अपना प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, 1-2% माइल्ड इन्फ्लेशन रहे; और आखिरी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में रहे। बैलेंस में रहना, इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब नहीं कि हर साल बराबर होता रहे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरप्लसेस डेफिसिट को वे आउट कर रहे हैं। करंट अकाउंट सरप्लस है तो बाकी डेफिसिट है वो आपस में वे आउट हो रहे हैं, बस एक बैलेंस सा चाहिए। इसके लिए हमारे पास 2 तरह की पॉलिसीज हैं। इनके नाम मुझे कोई बच्चा बताएगा, कौन कौन सी पॉलिसीज है हमारे पास? फिस्कल एंड मॉनेटरी। लेकिन इनकी कोई कैटेगरीज हैं, डिमांड साइड पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी सर एंड वो कॉन्ट्रैक्शनल बाद में, एक्सपेंशनरी। डिमांड साइड पॉलिसीज, सप्लाई साइड पॉलिसी। यस, अब माइक्स बंद कर दें, लेट्स गो टू लास्ट ऑफ द नोट्स। हमारा किसी ग्रुप में अगर ये मैंने नहीं भेजा या अभी आपको एक्सेस नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, आई सेंड इट अगेन। यूनिट 6, पॉलिसीज टू अचीव दीज एम्स। ठीक है, 2 हैं हमारे पास डिमांड साइड पॉलिसीज, फिस्कल, मॉनेटरी। मॉनेटरी के साथ साथ हम कभी कभी यूज करते हैं एक्सचेंज रेट पॉलिसी। फिर है हमारे पास सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो हम स्टार्ट करते हैं जी डिमांड साइड से। इसमें हमारे पास फिस्कल है, उसको हम एक्सपेंशनरी भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टरी भी। अगर मुल्क में रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, जीडीपी गिर रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी। फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन समझ लें। बच्चे कहते हैं इसके टूल्स कैसे याद करें, ये तो भूल जाते हैं बार बार। फिस्कल, हर साल के एंड पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट देता है, और वो फिस्कल ईयर के एंड पे, यानी माली साल उसको बोलते हैं, फिस्कल ईयर के एंड पे। तो उस बजट को ज़हन में रखना, और वो बजट क्या होता है किसी फैमिली के बजट की तरह, इनकम, स्पेंडिंग, आमदनी, खर्च। टैक्सेस से गवर्नमेंट को मेनली इनकम आ रही है, और स्पेंडिंग वो कर रहे हैं मेरिट, पब्लिक गुड्स, रोड्स वगैरह सब पे। समझ आ गई बात? फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक बजट, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये गवर्नमेंट का बजट है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
बच्चे समझ आ रहा है सबको ये बात, इसकी डेफिनेशन की लॉजिक? ओके। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जी हमारे मुल्क में रिसेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, हम क्या करेंगे, टैक्सेस को, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देंगे, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगी, यानी अपने बजट को डेफिसिट कर देगी। ठीक है। रिड्यूस टैक्सेस विल इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन विल इंक्रीज, फर्म्स विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले ही आ चुकी थी इंजेक्शन की, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ। इसके रिजल्ट में अब एम्स पे असर देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा। किसी बच्चे को अभी तक मसला? गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स वगैरह डायरेक्ट टैक्सेस कम किए, उससे कंजम्पशन का सी का इंजेक्शन आया, लोगों ने ज्यादा खर्चा किया, उसको देख के फर्म्स ने इन्वेस्ट किया। वैसे भी अगर प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया तो फर्म के पास रिटेन प्रॉफिट ज्यादा है, वो एक्सपैंड करेंगी। इन दोनों इंजेक्शन की वजह से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन पहले ही था, तो 3 इंजेक्शन आए, एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ, 2 एम हमने हासिल कर लिए, लेकिन 2 एम हाथ से निकल भी गए। इंक्रीज इनकम मे बी स्पेंट ऑन imports of luxury goods, worsening the current account of balance of payment. Rise in aggregate demand not matched by increased aggregate supply will cause demand pull inflation अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी सबको समझ आ गया बच्चों? यस सर। ओके। कॉन्ट्रैक्शनरी, हाई इन्फ्लेशन के दौर में हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, स्पेंडिंग गवर्नमेंट कम कर देगी, अपने बजट को सरप्लस कर देगी, एज अ रिजल्ट डिस्पोजेबल इनकम कम टैक्सेस बढ़ने से, कंजम्पशन कम, फर्म्स भी इन्वेस्ट कम करेंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने पहले कम कर दी, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड, इनकम्स कम तो इंपोर्ट्स कम, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया, अलबत्ता हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। समझ आ गया? ऑपोजिट इफेक्ट। एग्जैक्ट सेम इशू हाँ, मॉनेटरी का भी एग्जैक्ट सेम सीन है। फर्क क्या है जी? मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स फर्क है, इसके लिए मैं वो टर्म यूज करता हूँ माइम, वो जो खामोशी से एक्ट करता है, माइम। M for monetary policy, I for interest rates, next M for money supply, and last E for exchange rate। तो 3 टूल्स हैं इसमें गवर्नमेंट के पास, मेनली इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करना, मनी सप्लाई को चेंज करना, एक्सचेंज रेट्स को चेंज करना। तो डेफिनेशन क्या बनी? when government changes interest rates and or money supply, जरूरी नहीं साथ में करें, and or money supply to achieve its macroeconomic objectives, um, exchange rates is sometimes also used। कब यूज करेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? जब एग्रीगेट डिमांड लो है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट को आपने कम किया और मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट से, ये मनी सप्लाई विद इन द कंट्री है, करेंसी सप्लाई वर्ल्ड में होती है, ये मनी सप्लाई कंट्री के अंदर है। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई, रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा हुई, लोगों ने सेव कम किया, बोरो ज्यादा किया, कंजम्पशन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, फर्म्स ने इन्वेस्ट ज्यादा किया, अनएम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी ज्यादा, लेकिन वही मसले, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग इनकम्स बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट कम होने की वजह से ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे। क्लियर मेरे बच्चों, या कोई कंफ्यूजन? उल्टा है कॉन्ट्रैक्शनरी, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्यों? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, मनी सप्लाई कम की, उसके रिजल्ट में मेरे बच्चों इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा, लोगों ने सेव किया, बोरो करके कंजम्पशन कम की, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरी, फिर फर्म्स ने भी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा थी, इन्वेस्ट कम किया, दूसरा विड्रॉल आया एग्रीगेट डिमांड से, पूरा एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, उससे इन्फ्लेशन कम हो गई, करंट अकाउंट बेहतर हो गया, इनकम्स कम है, लोग इंपोर्ट्स कम कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जीडीपी गिर गया। एग्जैक्ट वही चीज जो हमने फिस्कल में देखा। एनी कंफ्यूजन बच्चों? ये इसके ग्राफ हैं, जैसे हम सिंपल डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ग्राफ नहीं बनाते फिगर 1 एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे, रियल जीडीपी एक्स एक्सिस पे, एग्रीगेट डिमांड को बाहर शिफ्ट कराओ, तब इसी से आपको सारे एम्स पता लग रहे हैं। प्राइस लेवल बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गई, इनकम्स बढ़ने से बहुत इंपोर्ट करेंगे, करंट अकाउंट खराब हो जाएगा, लेकिन रियल जीडीपी बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ आई और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। ठीक है। फिगर 2 में हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की, एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट पे शिफ्ट करवाया, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों का सेम है, या फिस्कल में टैक्सेस बढ़ाए थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की थी, बजट को
सरप्लस किया था, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, मनी सप्लाई कम की थी मॉनेटरी में। ईच केस एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, प्राइस लेवल कम हुआ, इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल कर ली, इंपोर्ट्स भी कम होंगी, इनकम्स अब कम है, लेकिन रियल जीडीपी गिरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और इकोनॉमिक ग्रोथ हाथ से निकल गई। एनी वन, एनी कंफ्यूजन? एक्सेलेंट जी। आखिरी सर एक्सचेंज रेट, बोले बोले। पेंशनरी से पहले फिगर वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी, फिगर टू इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। रामीन समझ आ गया? ओके सर। ओके रामीन, यू क्लियर? यस सर। अब जल्दी से एक्सचेंज रेट पॉलिसी करके खत्म करते हैं जी। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू कर सकती है, रीवैल्यू। जब गवर्नमेंट करती है तो उसको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नहीं बोलना, वो फ्री फ्लोट में हो रहा है, हम सब पढ़ के आए। अगर कंट्री रिसेशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, तो हम करेंसी को डीवैल्यू करेंगे। उससे एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। इंपोर्ट्स महंगी होंगी, उनकी डिमांड गिरेगी। एक्स माइनस एम में इंजेक्शन, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट ठीक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट गिरी, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, लेकिन वही मसले, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी, अगर सप्लाई साथ में नहीं बढ़ सकी तो महंगाई आ गई। सेम ग्राफ एज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हाई इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट करेंसी को रीवैल्यू कर देगी, ऊपर कर देगी। उससे एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेकिन मसला क्या होगा, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एक्स माइनस एम गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, जीडीपी गिरेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हाथ से निकल जाएगी। एनी वन, एनी क्वेश्चंस? ओके जी, टॉपिक है जी सप्लाई साइड पॉलिसीज। ये बहुत आसान है, ये वो हैं जो पीपीसी को राइट पे शिफ्ट करते हैं फैक्टर्स। These are aimed at increasing aggregate supply of goods and services. कभी कभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी सप्लाई साइड पॉलिसी भी यूज करती है, लेकिन हम ज्यादा एक्सपेंशन पे फोकस करेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर, इससे स्किल्स बढ़ी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पोटेंशियल ग्रोथ, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन वाला राइट पे शिफ्ट हो गया। सब्सिडीज, इससे भी फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने अपनी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को बेचे, वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, प्रॉफिट मोटिव की वजह से कंपटीशन ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी। बैरियर्स टू एंट्री हटाना, कंटेस्टेबल मार्केट्स बनाना। बैरियर्स टू एंट्री होते हैं जब किसी नई फर्म को इंडस्ट्री में सेटअप करने में मसले हो रहे हो, तो गवर्नमेंट लोन दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आसान करते हैं, उससे कंपटीशन बढ़ता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। इसको बोलते हैं डीरेगुलेशन, यानी कानून को आसान करना नई फर्म के सेटअप के लिए। ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ट्रेड यूनियंस की पावर्स को कम कर सके, ताकि वो ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स जो हड़तालें करते हैं, सब कुछ उनकी पावर कम करो, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होंगी, एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर बच्चों? और भी हैं, फ्री ट्रेड करना, इसके अलावा आपकी जो है क्या उसको बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सब कुछ सप्लाई साइड पॉलिसीज है। ग्राफ देख लो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पहले परफेक्टली इलास्टिक, फिर इनइलास्टिक, हम पीपीसी के पास हैं, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, उसी शेप में राइट पे शिफ्ट होगा। मैंने एग्रीगेट डिमांड भी साथ शिफ्ट करवाई। अब नोट करो, सारे एम्स एट द सेम टाइम हासिल हो रहे हैं। जीडीपी बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, लेकिन प्राइस लेवल नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन नहीं आई, उसकी वजह से करंट अकाउंट भी हमारा खराब नहीं होगा, महंगाई की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी नहीं होगी। लिमिटेशंस इनकी सबकी सेम है। पहले मैं आपको करवा दूं सप्लाई साइड की। सप्लाई साइड पॉलिसीज में गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो उनको, उनकी स्पेंडिंग बढ़ती है, उनका खर्चा बढ़ता है, बजट डेफिसिट में जाता है। सेकेंडली इनका इफेक्ट लॉन्ग सेकेंडली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। गवर्नमेंट एक साइड पे एजुकेशन ट्रेनिंग पे स्पेंड कर पा रही है, डिफेंस पे नहीं कर पा रही। थर्डली इनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग रन में आता है, स्कूल्स आज बनाओगे 20 साल बाद अच्छी लेबर आएगी। लास्टली शॉर्ट रन में फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से, अपना ये सप्लाई साइड पॉलिसीज में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से वक्ती तौर पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से सारे एम्स हासिल हो जाएंगे। अब फिस्कल एंड मॉनेटरी की लिमिटेशंस, लेट्स डू इट टुमारो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बहुत थक जाओ, इसको कल करके पहला सेक्शन ए हम स्टार्ट कर देते हैं। और कल से इंशाल्लाह ताला बच्चों 25 तारीख तक आई बी डूइंग जस्ट सेक्शन एज। प्लीज मेंटेन अटेंडेंस। 7 दिनों में हम 14-15 सेक्शन ए करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद सेक्शन ए शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह।
Okay, Ji, that's it from my side. You guys can leave. Only A2 students stay behind. I'm just